अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ज़ात इसी तरह पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आपके वालिदैन का साया आप लोगों पर कायम रहे और बच्चों पर आपका साया कायम रहे। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। अपनी राय का इज़हार करें। आपका लाइक और शेयर हमारी और हमारी टीम के लिए बड़े हौसले और हिम्मत जो है वो पैदा करता है। तो गुज़ारिश ये है कि और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अगर कुछ भी ना दिल में आए या कुछ भी ना समझ लगे तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद, बल्कि हो सके तो हमेशा ज़िंदाबाद। ये हमेशा ज़िंदाबाद से यूथियों को बड़ी तकलीफ होती है, मोदियों की तरह। जी, चलते हैं ज़रा। सबसे पहले तो जो आपको बताने वाली खबर है कि हिंदुस्तान के बाद जो इसराइल का हाल हुआ है, वो और कोई नहीं हमें बता रहा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये जो जंगें हो रही हैं ना, इस जंगों की तारीख हमें कहीं से ढूँढनी नहीं पड़ेगी, हमें कहीं से जाकर किसी से देखनी नहीं पड़ेगी, बल्कि इसकी जो जंगों की है ना, वो हमें दुनिया बताएगी। अ, दूसरे लोग बताएँगे कि इस जंग में क्या हुआ था। तो अभी जो इसराइल और ईरान की जंग है, अब ज़ाहिर है जंग खत्म हो गई है, जंग बंदी हो गई है, बट एक सवाल है कि जंग जीता कौन है? देखिए, जंग कभी भी कोई नहीं जीता। जंग हमेशा नुकसान करती है, दोनों तरफ नुकसान करती है। लेकिन जब कमज़ोर मुल्क पड़ता है, जब इन्हें जोगा नहीं होता, तो उसको पंगा नहीं लेना चाहिए और फिर वो जब हार मान लेता है और तरले मिन्नत करता है किसी तीसरे तगड़े से कि हमारी जान छुड़ाएँ, तो फिर वहाँ पे लगता है कि जंग कौन हारा है। तो पहले जो है वो ज़ाहिर है हिंदुस्तान जंग हारा, जब वो दौड़ा-दौड़ा सदर ट्रंप के पास गया और पाकिस्तान का तरला किया कि जनाब हमें इनसे छुड़वाएँ, क्योंकि ये हमें पंजाबी च कहंदे ने कि लै दे गए ने। तो इसी तरह अब जो है वो इसराइल भी दौड़ा-दौड़ा गया है और दौड़ा-दौड़ा जाके उसने जो ट्रंप से कहा वो आपको बताते हैं। लेकिन इस जंग में जो नुकसान है और देखना ये है कि नुकसान किसका क्या हुआ है और इस जंग से जंग को छेड़ने वाले चाहते क्या थे? क्या अगर वो अचीव कर पाए हैं तो फिर डेफिनेट वो जंग जीते हैं और अगर वो नहीं अचीव कर पाए तो वो जंग हारे हैं। जी, इसराइल ने ये जंग शुरू की थी, 3-4 मोटी-मोटी चीज़ें थी। सबसे पहले तो इसराइल ने ये जंग इसलिए शुरू की थी, बाद में इसमें अमेरिका को भी इन्वॉल्व किया। इसराइल ने जंग इसलिए शुरू की थी कि वो ईरान का जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म करवाना चाहते हैं। वो चाहते थे कि जो ईरान का प्रोग्राम है, एक एटमी प्रोग्राम है, उसको हम लपेट दें, उसको हम बर्बाद कर दें, तबाह कर दें और ईरान इस काबिल ना रहे कि वो एटमी प्रोग्राम को कैरी ऑन कर सके। अब 408 किलोग्राम समथिंग आपको जो बताया उनका सामान उनके पास पड़ा हुआ है, महफूज़ है और वो उस पे दोबारा काम शुरू कर रहे हैं और उन्होंने जिस अदारे के साथ साइन किया हुआ था, जिसको वो दिखाने के पाबंद थे, जिसको साथ लेकर वो पाबंद थे, वहाँ पर कैमरे लगाने और सभी चीज़ें, उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर पहली शिकस्त तो ये हुई है इसराइल की कि वो जो है ईरान का एटमी प्रोग्राम नहीं रोक सका। ईरान अपना एटमी प्रोग्राम करने जा रहा है और मुझे लगता ये है कि ईरान पहले जो लिहाज़ कर रहा था, ईरान पहले जो दुनिया के साथ बिल्कुल उसके चाहे तल्क़ात उस लेवल के नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने मुआहदे की पासदारी कर रहा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। उसकी रीज़न है कि पहली बात उसने मुआहदा मुअत्तल कर दिया है और दूसरी बात ये है कि अगर ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि अगर ईरान के पास एटॉमिक बम होता, तो फिर शायद ना इसराइल जुर्रत करता और ना ही अमेरिका उसमें कूदता, फिर बल्कि अमेरिका उसको रोकता अगर इसराइल ऐसा करता, जैसा कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को दरमियान में मिलकर रोका, ना कि एक साइड से मिलकर हमला कर दिया। तो अब ईरान को ये बात समझ आ गई है कि दुनिया में कौन उसके साथ है, कौन उसके साथ नहीं है और एटॉमिक बम बनाना उसके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसराइल जो है वो हारा है और दोबारा फिर किस किस्म में हरकत कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसराइल एटॉमिक से जो है वो उसको बनाने से नहीं रोक पाया। पहली शिकस्त इसराइल की हुई। दूसरी शिकस्त के जो इसराइल है उसके ख़्याल में उसके पास जो डोम उसके और अपना सिस्टम और अमेरिका के साथ मिलकर सिस्टम था कि वो जो उसकी तरफ मिसाइल आएँगे, क्योंकि ये पता भी था उसको कि जो ईरान है, वहाँ से उसकी जो बर्री फ़ौज या बहरी फ़ौज या फिर हवाई फ़ौज तो पहुँचेगी नहीं, क्योंकि हवाई फ़ौज के लिए उसके पास वो जहाज़ नहीं है। जो 1500-1600 किलोमीटर दूर आकर रास्ते में 3 कंट्री क्रॉस करके आकर इसराइल के ऊपर तबाही मचा सकें। तो एक वाहिद चीज़ थी, वो थे मिसाइल, कि मिसाइल को रोकने के लिए ईरान ने पूरा इंतज़ाम किया था। ईरान की तरफ ये दावा किया गया है कि 500 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, वो दागे गए हैं इसराइल के ऊपर और उसके अलावा 1000 प्लस जो ड्रोन है, वो भी इसराइल की तरफ ईरान से आया है। जिसकी तबाही की जो गवाही है वो सदर ट्रंप ने दी है। सदर ट्रंप ने कहा है कि आखिरी दिनों में ईरानी मिसाइलों ने
भुरकस निकाल दिया है और इसराइल को ठीक ठाक किस्म का डैमेज किया है। उसकी ठीक ठाक किस्म की बिल्डिंगें तबाह की हैं, उसके जो बिजनेस के हब थे जैसे कि आईटी हब है उसका वो तबाह किया है, हीरे जवाहरात की उसकी जो मार्केट थी वो तबाह की है। इसके अलावा उसकी जो बिजली बनाने वाला सारा सिस्टम था उसको भी उड़ा के रख दिया है इस ईरानी मिसाइलों ने। तो दूसरी नाकामी ये हुई कि जो वो दावा करता था कि वो ईरान के मिसाइल रोक लेगा, उससे नहीं रुके। मेरे ख्याल में ये दो बहुत बड़ी जो है वो उनकी नाकामियां थी। और तीसरी जो नाकामी अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल की नाकामी हुई है वो हुई है रजीम चेंज, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ये चाह रहे थे कि इसराइल जो है वो रजीम चेंज करने में कामयाब हो पाएगा, वहां पे अपनी मर्जी का बंदा ला के बिठाएगा और जिसके बाद क्या होगा कि उसके बाद फिर अपनी मर्जी का बंदा बिठाएंगे तो फिर इसराइल पर, ईरान पर भी इसराइल की अपनी हुकूमत होगी। जिस तरह बांग्लादेश में इंडिया 15 साल हुकूमत करता रहा, क्योंकि उनका उनका कुटपुतली वहां पर बैठी हुई थी हसीना वाजिद साहबा जो हैं, और इसी तरह वो चाहते थे कि अपनी को हसीना वाजिद ला के ईरान में बिठा देंगे। रजा पहलवी साहब उन्होंने तैयार कर लिए थे, जो साबिक शाह ईरान है उनके साहबजादे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल में ये है वो नाकामी इसराइल की, और इसकी गवाही जो है वो और कोई नहीं दे रहा बल्कि सदर ट्रंप जो है वो गवाही दे रहे हैं। और ईरान जो है वो जीता है, उसने मुकाबला किया है, उसने अपने दोस्तों के साथ सफारती सतह पर मुकाबला किया है, जो उसके लिए यूएनओ में गए, जो उसके लिए आवाज उठाए, जिन्होंने सख्त मजम्मत की इन हमलों के अलावा। और फिर ईरान ने अपने उन दोस्तों के साथ मिलकर, जो जाहिर है उनके मिसाइल बनाने में मददगार थे, ये बहुत सारी दूसरी चीजें जो है वो मदद की जाती है जो नजर नहीं आती, उनके साथ मिलकर ये जो है फतह बनाई है। तकरीबन 600 लोग जो है वो शहीद हुए हैं ईरान की तरफ से, और 80 से 90 लोग जो हैं वो इसराइल के जो है वो हलाक हुए हैं। लेकिन ये जो डर और दिमागों में बैठ गया इसराइल के, मेरे ख्याल में वो ज्यादा, देखें ईरानी एक बड़ी कौम है, 4,000 साल पुरानी उनकी सकाफत वाली कौम है, अपने आप को वो बड़े अजीम कौम समझते हैं। तो 400 लोगों 600 लोगों की शहादत जो है वो बहुत ज्यादा शहादत है। लेकिन इतना ईरान जो है वो शायद इसराइल इससे कहीं ज्यादा सोच रहा था। लेकिन इसके मुकाबले में अगर देखा जाए 60, 70, 80 लोग जो हैं वो अगर इसराइल के जो है वो मारे गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये ईरान की बड़ी कामयाबी है जंग में। इसमें जो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जानों का, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा इसराइल चाहता नहीं था कि नुकसान ना हो। अच्छा जी, इसके अलावा आपको जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अभी भी, आपको पता है कि उनके दिल में अभी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की तरफ से जो नोबेल इनाम का वादा किया गया है वो उनको दिया जाए, और ताकि वो जो है उससे एंजॉय कर सकें। और पाकिस्तान के अलावा वहां पे अमेरिका के कोई एक सियासतदान है, उन्होंने भी कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमन के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता? मुझे लगता है कि ऐसा होना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि सदर ट्रंप जो है उन्होंने जिस तरह एंट्री, देखिए जंग छुड़वाने की हद तक तो ठीक थी, लेकिन जो उन्होंने जंग में एंट्री मारी और बाकायदा तौर पर B2 के जरिए जो ईरान पर बमबारी की, वो मेरे ख्याल में सदर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं करनी चाहिए थी। और ये जो ट्रंप ने सुलह करवाई है, ये सुलह तभी करवानी चाहिए थी जब इसमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन जाहिर है उनकी बहुत सारी मजबूरियां रही होंगी, इसराइल के साथ उनके बड़े ज्यादा मफादात हैं जिनको उन्होंने देख के चलना होगा। हिंदुस्तान में कुछ सियासतदान है, उनको बड़ा शौक हुआ है, वो मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह ईरान पर हमला इसराइल ने किया, इसी तरह हिंदुस्तान जो है उसको भी पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, और करने के बाद फिर वही हाल करना चाहिए। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान वाले बेचारे जो है ना, लिखने वाले ट्विटर पे या ऐसी बातें करने वाले, वो बेवकूफ है। उनको पता नहीं है कि उनका मुकाबला कैसी नेशन से है, और वो देख भी चुके हैं। अब जरा हिंदुस्तान वाले जो ट्विटर पर बैठ के लिख रहे हैं, या यूट्यूब पर या फिर टीवी चैनल पर बैठ के लिख रहे हैं, या कोई कॉलम नवीस लिख रहे हैं, तो उनको जरा मोदी नरेंद्र हुकूमत से पूछ तो लेना चाहिए कि कैसे ट्रंप ने उनकी जान छुड़वाई है। अगर ट्रंप ना जान छुड़वाता तो शायद जो भारत है ना, उसका नक्शा कुछ और आज होता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जंग करना नहीं चाहता, पाकिस्तान इस खिते में अमन बर्बाद नहीं करना चाहता, अमन से रहना चाहता है, तो इसलिए वो उनकी बचत हो गई है। वरना जिस तरह 20 त्यारे उनके लॉक थे ना, वो 20 के 20 गिराए जाते तो शायद आज ऐसी बातें ना सोचते। लेकिन हमने फिर भी जो है वो उसको बख्शा है। अगर देखा जाए तो अगली दफा 6 नहीं होंगे, 6 चौका 24 होंगे, या फिर 48 होंगे। इसी तरह ख्याल करके हिंदुस्तान को करना चाहिए। एक और खबर है आखिर में, दलजीत दोसांझ मेरा भी फेवरेट सिंगर है, आपका भी फेवरेट सिंगर है, बड़ा डाउन टू अर्थ इंसान है। उसकी जब कोई वीडियो सामने आती है, जिस तरह वो मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है, अपनी धरती से प्यार करने वाला इंसान है, हिंदुस्तानी है, पंजाबी है, वो सबको लभाता है। वो इस वक्त हिंदुस्तान का एक टॉप का जो है वो सिंगर है और टॉप का फनकार है, जिसने कुछ देर पहले एक फैसला किया था कि हिंदुस्तान में कोई शो नहीं करेगा।
उसके फैसले के पीछे उसकी अपनी रीजनें थी, हिंदुस्तान के लोगों के जो जो उनका बिहेव है उसकी वजह से। तो लेकिन अब उनकी जो फिल्म थी वो पाकिस्तानी क्यूट गर्ल जो है हानिया आमर साहिबा, उनके साथ जो फिल्म थी वो उनकी रिलीज हुई है, और फिल्म रिलीज मतलब बन के तैयार हो गई है। जब उसका ट्रेलर सामने आया तो वही हिंदुस्तानी जो कभी आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान और शाहरुख खान की फिल्मों के बारे में कहा करते थे या किया करते थे कि ये मुसलमान है और ये है वो है, उसी तरह अब वो दिलजीत दोसांझ जो है उनकी फिल्म के बारे में भी वही कह रहे हैं कि वो फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, और उनकी गलती ये है कि इसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की को कास्ट किया है। हालांकि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म जो है वो इस वाक़े से पहले से तैयार हो चुकी हुई है, इस वाक़े से पहले बन चुकी हुई है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है अगर बाद में जंग लग गई है। अगर जंग ना लगती तो ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया की बहुत सारी पंजाबी फ़िल्में जो हैं वो साँझ में बन चुकी हैं। तो ये भी इसी तनाज़ुर में आना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो जो कट्टर हिंदू हैं, जो हिंदुवाता वाले हैं, वो अब दिलजीत सांझ जो है उनको कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तानी नहीं है बल्कि खालिस्तानी है। और वो आपको पता है सिखों के साथ जिस किस्म का बिहेव करते हैं, सिखों के साथ जिस किस्म का उनका बिहेव है, वो भी आपके सामने है। तो उसको लेकर वो काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब देखना ये है कि क्या ये फ़िल्म रिलीज़ होती है, और हो सकता है कि हिंदुस्तान में रिलीज़ ना हो, लेकिन दुनिया भर में भी दिलजीत संजात के और दिलजीत दोसांझ के और हानिया आमर के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। अगर ये अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और अरबी ममालिक में भी फ़िल्म लगेगी तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी पैसा कमा लेगी। उसके बाद फिर नेटफ्लिक्स है या प्राइम वीडियो, जहाँ पर ये सेल करेंगे वहाँ पे भी अच्छा पैसा कमाएँगे। तो हिंदुस्तान वाले जो कोशिश कर रहे हैं वो कर लें। लेकिन दिलजीत दोसांझ है वो अपने उसने स्टैंड लिया, प्रिंसिपली स्टैंड लिया, क्योंकि ये फिल्म पहले की बनी हुई है और फनकारों की कोई लिमिट नहीं होती, हद नहीं होती, या उनकी कोई बॉर्डर नहीं होती। वो अपनी फिल्म जो है वो रिलीज करेंगे करेंगे। अल्लाह करे आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। लाइक जरूर करें, जरा अंगूठा है किसी काम च लिया के जरा लाइक कर दिया करो, या उंगल इस्तेमाल कर लिया करो। और इस उंगल के साथ जरा एक तो लाइक कर दें, फिर शेयर भी कर दें, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी कॉपी पेस्ट करके शेयर कर दिया करें। राय का इजहार जरूर किया करें, और कुछ भी नहीं तो इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो जरूर लिख दिया करें, बल्कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद लिखेंगे तो मोदियों और यूथियों को तकलीफ ज्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें।